हेलो नन्हे मुन्नो। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की साइंस। इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट को कवर किया। अब हम पढ़ेंगे अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। अब ये सजीव क्या होती है और इनमें विविधता भी क्या होती है। तो देखिए, सजीव मतलब होता है जो जीवित है या जिसमें जान है। मतलब इसमें सजीव में हम क्या ले सकते हैं, जैसे पौधे हो गए या हमारे जंतु हो गए। ये दोनों किस में आते हैं, सजीव जगत में। और विविधता, विविधता मतलब क्या होती है कि ये जो पौधे हैं उनमें किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। विविधता मतलब ये होती है। जैसे देखिए, मनुष्य पाए जाते हैं तो मनुष्य दिख हैं तो सभी एक ही, लेकिन सभी में अलग अलग प्रकार की विविधता हमें देखने को मिलती है, तो उसे ही क्या कहते हैं, विविधता। अब देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, तो इसमें कौन कौन है पहले हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रही हैं ये कौन है, विज्ञान की शिक्षिका है ना। इन्होंने क्या किया है, एक विज्ञान से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड एक सैर मतलब देखा। क्योंकि क्या है, विज्ञान हम सबसे ज्यादा कब सीख सकते हैं, प्रयोगों के माध्यम से। जब हम आसपास के अपने वातावरण को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, तब हम उसे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और कौन दिख रहा है हमें इस चित्र में, एक व्यक्ति ये दिख रहे हैं और एक व्यक्ति ये दिख रहे हैं। तो ये कौन है, ये है डॉक्टर डॉक्टर रघु। और ये कौन है, मनीराम चाचा। ये क्या करते हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों की आवाज भी निकालते हैं जो। और ये हमारे प्यारे बच्चे जिसको इन विज्ञान के बारे में समझना है ना। तो इनसे, इनके बारे में अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे घूमने जाते हैं और क्या क्या इन्हें सीखने को मिलता है। तो चैप्टर की हम स्टार्ट करते हैं एक श्लोक के माध्यम से जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। इसे हम पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमात्पे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। कहाँ से लिया गया है ये श्लोक, सुभाषित से लिया गया है। अब इसका अर्थ हम समझते हैं। बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। ये बात तो सही है कि जो बड़े पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को तो छाया देते हैं, लेकिन खुद वो कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, स्वयं अपने लिए नहीं होते हैं। जो अब पेड़ के जो फल होते हैं वो हम खाते हैं, पेड़ थोड़ी खाता है कोई। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पुरुष जिस प्रकार से एक अच्छे जो पेड़ होता है वो क्या करता है, स्वयं कड़ी धूप सहन करता है और फल भी दूसरों को देता है। उसी प्रकार जो मनुष्य अच्छे रहते हैं वो क्या करते हैं, वो स्वयं पर कठिनाई सहते हैं और दूसरों का क्या करते हैं, कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वह उसे दूसरों को ही दे देते हैं। मतलब फल, उन्होंने जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया है या धन अर्जित किया है वो क्या करते हैं, दूसरों को दे देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक प्यारा सा श्लोक था ये। देखिए, हमने चैप्टर का नाम क्या पढ़ा, सजीव जगत में विविधता। तो इसमें क्या है, मतलब जो पौधे हैं और जो जंतु हैं वो किस प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। देखिए, पौधों में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, पौधों में विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सी कैसी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे लंबा, पौधे क्या होते हैं, देखिए कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। कुछ पेड़ कैसे होते हैं, बहुत कठोर होते हैं और कुछ पेड़ कोमल होते हैं। ठीक है, तना, तना भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग पेड़ों का तना जो होता है वो अलग अलग होता है। उनकी पत्तियों की आकृतियां, जो उनकी पत्तियां होती हैं, क्या सभी पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो एक जैसी होती हैं, आपने देखा है पेड़ों की पत्तियों को। और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास, फूलों का रंग। देखिए, जो एक पेड़ से जो हमें फूल मिलते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें मोगरा और अगर हम देखें गुड़हल, तो देखिए मोगरे के जो फूल हमें देखने को कैसे मिलते हैं, सफेद रंग के और छोटे। और गुड़हल के जो फूल होते हैं वो कैसे, इस रूप में हमें लाल कलर के और पंखुड़ियों वाले देखने को मिलते हैं। आकार, अब देखिए जो इसका गुड़हल के पौधे का जो गुड़हल का जो पेड़ होता है उसका जो फूल होता है उसका आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। लेकिन जो मोगरे का फूल होता है वो कैसा होता है,
छोटा होता है। इनकी सुगंध, अब देखिए गुलाब में भी बहुत सारे गुलाब आते हैं और गुलाब में भी हमें उनकी अलग अलग खुशबू देखने को मिलती है। जैसे गुलाब की खुशबू अलग होती है, मोगरे की खुशबू अलग होती है। तो उसी प्रकार क्या होता है, पौधों में किस प्रकार की भिन्नता हमें देखने को मिलती है कि कुछ पेड़ लंबे होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, कुछ कठोर होते हैं तो कुछ कोमल होते हैं, और इनका जो पत्तियां होती वो भी अलग होती है, फूलों का रंग भी इनका अलग अलग होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि पौधे किस प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। अब कुछ पौधों की विभिन्न विशेषताओं के यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, है ना। तो देखिए जब हमने पहली वाली स्लाइड देखी थी उसमें हमने बताया था ना कि बच्चों को टीचर जो है वो विज्ञान की जो शिक्षिका है सुलेखा, वो क्या कर रही हैं, बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, बच्चों को बहुत सारे पेड़ दिखाती हैं और पेड़ के बारे में उनसे क्या करती हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में उनसे पूछती हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया या आपको कौन सा फूल अलग लगा, कौन से फूल की सुगंध अलग लगी। तो वही हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, देखिए अब जो ये बच्चे घूमने जाते हैं तो इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया पेड़ के बारे में, वो एक चार्ट के माध्यम से बताया गया है। जैसे देखिए सामान्य घास के बारे में बताया गया है कि सामान्य घास, इसका क्या है, स्थानीय नाम क्या है, मतलब इसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम सभी लोग क्या बोलते हैं, इसे घास के नाम से जानते हैं। इसका तना कैसा होता है, देखिए कोमल, एकदम कोमल होता है और कैसा होता है, पतला होता है। फिर उसके बाद क्या देखते हैं हम, इनकी पत्तियों की आकृति किस प्रकार की होती है, पत्तियों का आकार कैसा होता है। तो जो घास होती है वो क्या होती है, अलग अलग बिंदुओं से, जैसे देखिए घास कैसी इस टाइप से निकलती, देखिए ये दिख रही है, अलग अलग बिंदुओं से देखिए अलग अलग घास निकल रही है ना। तो इस प्रकार की इसकी पत्तियां होती हैं। फूल तो इसमें होते ही नहीं है घास में, और क्या होता है, इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं। अब तुलसी के बारे में क्या बताया कि तुलसी का जो तना होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है और पतला भी होता है। आपने अपने घरों में तुलसी का पेड़ देखा है ना। फिर इसके बाद इसकी पत्तियां देखिए कैसे होती हैं, यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है चित्र में कि ऐसी होती है पत्तियां एक दूसरे के सम्मुख, मतलब आमने सामने होती है। देखिए इस पत्ती के सामने ये वाली पत्ती बनी हुई है, इस छोटी पत्ती के सामने ये छोटी पत्ती, और इस पत्ती के सामने ये वाली बड़ी पत्ती बनी हुई है ना। तो पत्तियां कैसी होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, और इनके फूल कैसे होते हैं, गुलाबी और बैंगनी कलर के होते हैं। अब देखिए गुड़हल, गुड़हल का जो पौधा, गुड़हल का जो तना होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है। हमने देखा कि गुड़हल का पेड़ कैसा होता है, छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। अब गुड़हल की पत्तियां देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल करना है कि बच्चों ने क्या क्या यहाँ पे बच्चों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। तो हम देखेंगे कि गुड़हल की पत्तियां, आप अपने घर में अगर आपके गुड़हल का पेड़ हो तो आप देखिएगा कि उसकी पत्तियां कैसी हैं और आपको कैसी दिख रही हैं वो पत्तियां। तो पत्तियां कैसी होती हैं इसकी गुड़हल की, चौड़ी होती हैं। ठीक है, पत्तियां कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं, और इनका आकार कैसा होता है, देखिए ये अंडा आकार होता है, ये दिख रहा है हमें गुड़हल का, तो ये कैसा होता है, पत्ती का शेप ही होता है लेकिन इसे अंडा आकार कह सकते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके फूल देखने में बहुत ही सुंदर और कैसे लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। और गुड़हल हमें कई प्रकार के कलर में देखने को मिलता है, जो इसके फूल होते हैं वो कई प्रकार के कलर में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लाल, पीला, गुलाबी, ये सभी। अब नीम, नीम देखिए क्या है, नीम के बारे में क्या दिया हुआ है कि नीम का जो तना होता है वो कठोर होता है और बहुत मोटा होता है। हमने बहुत बड़े बड़े देखे हैं ना नीम के पेड़, तो नीम के पेड़ तो आपने देखे ही होंगे। और इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, तो संयुक्त पत्तियां होती हैं। ठीक है, संयुक्त पत्ती होती मतलब जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और इनकी जो आकार कैसा होता है, इनकी आकार कैसा होता है, तो पत्तियों के शेप का ही आकार होता है, कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है, छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं। और इनकी सतह कैसी होती है, तो इनकी सतह कैसी होती है, चिकनी सतह होती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं चिकनी सतह होती है ना। और इसके जो फूल हमें देखने को मिलते हैं, तो फूल कैसे देखने को मिलते हैं, छोटे देखने को मिलते हैं, आकार में कैसे होते हैं, ये छोटे होते हैं। और कैसे होते हैं, सुगंधित भी होते हैं, कि इनमें से कुछ गंध भी आती है। तो ये क्या है, सुगंधित फूल होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ऑब्जर्व करने की चीजें हैं। आपके आसपास घास, तुलसी, गुड़हल, नीम, सभी के और भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए होंगे, तो आपको उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी करनी कि उनका तना किस प्रकार का आपको दिख रहा है, पत्तियों की आकृति किस प्रकार की है, क्या उनमें से फूल आ रहे हैं, और अगर फूल आ रहे हैं तो क्या वो खुशबू वाले फूल हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, कौन से कलर के हैं, और या फिर कोई और विशेषता अगर आपको किसी पेड़ में दिखती है तो आप वो भी इसे यहाँ पर अन्य में लिख सकते हैं हम। ओके,
देखिए हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, सजीव जगत में विविधता। तो इसकी लास्ट स्लाइड में, इस वीडियो की लास्ट स्लाइड में अभी हमने पहले क्या पढ़ा, पौधों के बारे में, कि पौधों को हम किस प्रकार से विविधता देखते हैं। पौधों में विविधता मतलब किस प्रकार से हम उनमें भिन्नता करते हैं, अंतर किस प्रकार से करते हैं, कि ये नीम का पौधा है या गुड़हल का पौधा है तो हमें क्या समझ में आता है, उनका तना उन कठोर है या कोमल है, पेड़ छोटे हैं या बड़े हैं, और उनकी फूल किस प्रकार के हैं, फूल से सुगंध आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये सब क्या होते हैं, एक तरीके होते हैं कि हम पौधों में अंतर कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए क्या होते हैं, जैसे जंतु भी हमें देखने को मिलते हैं, जो क्या है, सजीव जगत का ही भाग है। तो जंतुओं में हम क्या देखते हैं कि कुछ जंतु क्या होते हैं, भूमि पर रहते हैं, है ना, और कुछ जंतु क्या करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पेड़ों पर भी रहते हैं, और कुछ पक्षी जो होते हैं, पक्षी तो हमें पता है कि ये वृक्षों पर रहते हैं। मछलियां भी देखिए सजीव जगत का ही भाग है, तो ये किस में रहती हैं, जल में रहती हैं। और मेंढक जैसे जंतु जल और भूमि दोनों में ही रह सकते हैं, ठीक है। और जंतुओं जो द्वारा जंतु जो खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, और जो उनके चलने का तरीका है, इस प्रकार से हम जंतुओं में भी विविधता कर सकते हैं। तो जंतुओं में विविधता का आधार क्या क्या हो जाएगा, देखिए भूमि मतलब कहाँ पे वो रहते हैं, है ना, उनके निवास स्थान कहाँ है। जैसे कुछ भूमि पर रहते हैं, कुछ वृक्ष में रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं, इस प्रकार से, है ना। और नेक्स्ट क्या है कि वो खाते क्या है और चलते किस प्रकार से हैं। तो ये एक कुछ आधार होते हैं जिनके आधार पर हम जंतुओं में भी विविधता कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सामान्य से कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो अपने आप आसपास के वातावरण में जरूर दिखते होंगे। आपने कौवे को तो देखा ही होगा काव काव करते हुए। इनके रहने का स्थान देखिए क्या है, ये कहाँ रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। और भोजन क्या करते हैं, कीट खाते हैं ये। इसके अलावा ये रोटी पापड़ कुछ भी अगर हम छत पर डालते हैं तो जरूर आकर चोंच मारते हैं, आपने देखा ही होगा। और इनकी गति का प्रकार क्या है, उड़ते भी हैं और धीरे टुक टुक करके चलते भी हैं। खाते कैसे हैं ये, चोंच में टहनी लिए हुए, है ना, कैसे करते हैं ये, चोंच में टहनी लिए हुए। फिर चींटी, अब देखिए चींटी कैसे रहती है, ये मिट्टी में, हमने देखा है कि मिट्टी में बिलों में रहती है। अगर हमारा पैर पड़ जाए ना तो एकदम लाल कर देती है उसको। तो चींटी कहाँ रहती है, बिल बनाकर रहती है, और बहुत मेहनत भी करती है। और ये भोजन क्या करती है, पत्तियां खाती है, बीज खाती है, कीट भी खाती है, और शक्कर तो इसे स्पेशली पसंद है। गति किस प्रकार से करती है, अपने पैरों से चलती है ये, है ना। और इसके कितने, 6 पैर होते, पाद मतलब 6 पैर होते हैं। अब गाय, गाय देखिए कहाँ रहती है, गाय नॉर्मली तो रहती है कहाँ, गौशाला में, ठीक है। और इसके अलावा हमें अपने आसपास भी गाय देखने को मिलती हैं, जो गौशाला में तो नहीं रहती हैं, आसपास कहीं भी रोड में या सड़कों पर बैठी रहती हैं। खाती क्या है ये, घास और पत्तियां। इसके अलावा गाय और क्या खाती है, रोटी भी खाती है, जो हम खाना देते हैं वो भी खा लेती है ये। चलती, गति का प्रकार क्या है इसका, तो ये अपने पैरों से क्या करती है, चलती है, और इसके 4 पैर होते हैं जो कि मोस्टली जानवरों में हमें देखने को मिलते हैं। देखिए तो अभी हमने क्या समझा कि जंतु, सजीव जगत में कौन कौन आते हैं, जंतु और पौधे। सजीव जगत में आएंगे जंतु और पौधे, और इन जंतुओं और पौधों में हम विविधता कैसे कर सकते हैं। देखिए तो पौधों में हम कैसे विविधता कर सकते हैं, पौधों में विविधता का आधार क्या हो सकता है, पौधों में हम उनका तना देख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद उनकी कठोरता और कोमलता के आधार पर भी हम ये बता सकते हैं कि जो ये पेड़ है ये अलग है, ठीक है, इनमें भिन्नता है। फूल के आधार पर देख सकते हैं, और किस आधार पर, पत्ती के आधार पर देख सकते हैं, ठीक है। और सुगंध के आधार पर भी हमें पता चलता है कि इन पौधों में विविधता है। पौधों में विविधता का आधार ये हो सकता है। फिर जंतुओं में विविधता का आधार हमने क्या देखा कि जंतु किस प्रकार से गति करते हैं, ठीक है, उनका निवास स्थान कौन सा है, मतलब वो किस जगह पे रह रहे हैं, भूमि पर रह रहे हैं, पेड़ों पर रह रहे हैं या पानी पर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका निवास स्थान के आधार पर भी हम जंतुओं में विविधता कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं जंतुओं में, भोजन क्या करते हैं जंतु, जो खाते हैं उसके आधार पर भी हम भिन्नता कर सकते हैं। जैसे कुछ देखिए भोजन के आधार पर कैसे होंगे, कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शाकाहारी, और कुछ के होते हैं मांसाहारी, ठीक है। और जो सर्वाहारी है वो क्या होते हैं, वो तो आपको पता ही है, मनुष्य, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनमें भिन्नता कर सकते हैं। तो इनमें भिन्नता का आधार हम देखते हैं।
देखिए, तो इसमें भिन्नता का आधार क्या हो सकता है? पेड़ों में हम ये देख सकते हैं फूलों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, मतलब जिस पेड़ में हम अंतर कर रहे हैं तो उसमें फूल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो इस आधार पे भी हम भिन्नता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? रहने के स्थान के आधार पर हम जंतुओं में, ये किसके लिए है? ये पेड़ों के लिए है, और ये किसके लिए है? जंतुओं के लिए है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये किसके लिए है? ये पेड़ों के लिए है, मतलब पेड़ में ही तो फूल होंगे ना, जंतुओं में फूल थोड़ी आएंगे। जंतु जंतु कहाँ आएंगे? रहने का स्थान उनका। नेक्स्ट क्या है? पेड़ों में क्या देखने को मिलती है? कठोरता और कोमलता, मतलब पेड़ कठोर है या कोमल है। और नेक्स्ट क्या हम देख सकते हैं? खान पान का स्वभाव, मतलब ये भी जंतु के लिए है कि जंतु क्या क्या खाते हैं, शाकाहारी हैं या मांसाहारी। तो इस प्रकार से हम पौधे और जंतुओं के अलग अलग समूह बना सकते हैं और उनमें भिन्नता भी कर सकते हैं। अब देखिए, अभी तक जो हमने समझा उसको फिर हम और डिटेल में समझते हैं। पहले हमने ये देखा कि पौधे, सजीव जगत में क्या क्या आते हैं, पौधे और जंतु, उसके हम समूह कैसे बना सकते हैं। कुछ आधार हमने देखे थे और कुछ आधार हम और देखेंगे। जैसे देखिए, पौधों के समूह हम कैसे बना सकते हैं? उनकी ऊंचाई के आधार पर, मतलब वो कितने ऊंचे हैं, ज़्यादा बहुत लंबू है या छोटू है एकदम से। उनके तने के आधार पर, मतलब उनका तना मोटा है या पतला है, ठीक है। फिर उसके बाद पौधों को हम और कैसे डिवाइड कर सकते हैं? वो शाख हैं या फिर झाड़ियां हैं या फिर वृक्ष हैं, इसके आधार पर भी हम ये पता लगा सकते हैं, मतलब पौधों के समूह बना सकते हैं। पौधों में उनकी तना, पत्ती, फूल इत्यादि से संबंधित बहुत सारी विशेषताएं होती है ना। कुछ पौधों के जो, कुछ पेड़ों के जो तने होते हैं वो मोटे होते हैं, वो ऊंचाई उनकी ज्यादा होती है। पत्तियों में भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है, कुछ की आकृति बड़ी होती है, कुछ की आकृति छोटी होती है, और कुछ की तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती है। तो इस प्रकार से हम पौधों के समूह बना सकते हैं। देखिए, एक चार्ट में समझाया गया है, जैसे आम के बारे में बताया गया है। पौधे का नाम क्या है? आम। आम को देखिए क्या है, आम की ऊंचाई किस प्रकार से होती है? छोटा होता है, मध्यम होता है या ऊंचा होता है? तो आम का पेड़ हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये कैसा होता है? ऊंचा होता है। और इसका रंग कैसा होता है? तो रंग हमें देखने को मिलता है इसका भूरा। और तना कैसा होता है? तना होता तो कठोर है, लेकिन इसकी लकड़ियां कमजोर होती हैं। और इसका मोटा होता है कि पतला? तो आम का पेड़ तो बहुत मोटू सा होता है ना, तो वो मोटा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भूमि के निकट होता है पेड़। शाखाएं जो दिखती हैं वो कहाँ दिखती हैं? तने की ऊंचाई पर, मतलब नीचे एकदम जहां से पेड़ उगना शुरू हुआ है वहीं पे हमें इसकी टहनियां देखने को नहीं मिलती है। जैसे देखिए, ये एक आम का पेड़ है, तो ये क्या होगा? ये बहुत ऊपर तक जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक पेड़ बना दिया और यहाँ इसकी शाखाएं निकलेंगी भूमि के निकट, मतलब यहाँ पे। यहाँ तो शाखाएं नहीं निकलती ना आम की, है ना। तो तने के ऊंचाई पर देखने को मिलती है। और पादप समूह का नाम क्या है? इसका क्या है? ये पेड़ है, ये वृक्ष है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम गुलाब। गुलाब देखिए, इसका आकार कैसा होता है? हमने देखा है कि गुलाब का आकार तो हमारे मध्यम आकार का ही हमें देखने को मिलता है। हम आसानी से इसके फूल तोड़ लेते हैं ना। आम तोड़ने में हमें थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि उसका पेड़ ऊंचा होता है। और इसका आकार भी देखिए कैसा होता है, इसका रंग भूरा होता है। तना तना कैसा होता है? इसका कठोर ही होता है और इसमें कांटे भी होते हैं, इसीलिए हमें गुलाब को सावधानी से तोड़ना चाहिए। और क्या होता है? इसका तना पतला होता है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता। और देखिए, जो इसकी शाखाएं होती, जो शाखाओं का जो प्रकटन होता है वो कहाँ होता है? एकदम भूमि के पास पास में होता है। जैसे ये अगर क्या हुआ, ये जैसे गुलाब की झाड़ी बनी हुई है तो हमें यहीं यहीं ऐसे बहुत सारी शाखाएं देखने को मिल जाती हैं। और ये कैसी है? इसे हम झाड़ी कहते हैं। अब जो टमाटर है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा टमाटर। तो टमाटर का पेड़ तो एकदम छोटू सा होता है, ऐसा यहीं पे होता है और यहीं ऐसे टमाटर लग जाते हैं, यहाँ पे ऐसे गोल गोल ऐसे टमाटर लग जाते हैं, ठीक है। और इसका जो देखिए ये कैसा होता है, इसका जो तना होता है वो हरा होता है। और कठोर होता है कि कोमल होता है? तो बहुत कोमल होता है। टमाटर के पेड़ को तो हम ऐसे उखाड़ देते हैं, लेकिन उखाड़ना नहीं है क्योंकि इसमें टमाटर लगे हुए होते हैं। और क्या होता है? मोटा होता है कि पतला? तो पतला होता है और भूमि के निकट ही होता है क्योंकि छोटा सा होता है। और ये किस प्रकार का है पादप? तो ये शाक है, ठीक है। इसे हम टमाटर के पौधे को क्या कहते हैं? शाक कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम पौधों के समूह किस प्रकार से बना सकते हैं।
अब हम देखते हैं कि वृक्ष क्या होते हैं। जो हमने समझा कि जो ये आम का पेड़ है इसे हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, कौन से समूह में रखेंगे, वृक्ष की कैटेगरी में रखेंगे। तो वृक्ष की विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो हम देखते हैं। क्या होती हैं, देखिए कुछ पौधे कैसे होते हैं, कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं। ठीक है, आम का पेड़ बहुत ऊंचा होता है और इसके तने, देखिए इसका तना, ये इसे तना कहते हैं। जो ये दिख रहा है ना, इसे हम क्या कहते हैं, तना। तो तना कैसा होता है इसका, ये देखिए इतना मोटू सा इसका तना है, ये क्या है इसका तना। और कठोर होते हैं। और कैसे होते हैं, इसे तो मैंने रेड कर दिया, लेकिन ये कैसा है, भूरे रंग का हमें देखने को मिलता है। लकड़ियां कैसी होती हैं इसकी, काष्ठी लकड़ियां होती है। और इनकी शाखाएं कैसी होती है, भूमि से बहुत दूर होती हैं। देखिए अभी तो ये यहाँ इमेज में ऐसा लग रहा है कि भूमि के, जैसे कि भूमि है तो इसके पास में ही है, लेकिन ये पेड़ इतनी ऊंचाई पे नहीं होता और बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है। तो इसकी शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, भूमि से बहुत दूर निकलती। तो ऐसे पौधे को हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं। और उदाहरण के लिए क्या, आम। तो हमने क्या क्या देखा वृक्ष के बारे में, कि ये कैसे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। जो इनकी शाखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, भूमि से दूर, ऊपर ऊपर की ओर निकलती हैं, भूमि से बहुत दूर होती हैं। ठीक है। और इसका जो तना होता है वो तना कैसा होता है, तना मोटा होता है। और किस रंग का होता है तना, भूरे रंग का होता है। ठीक है। तो आई होप आपको वृक्ष के बारे में समझ में आया होगा, वृक्ष की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अभी हमने देखा कि वृक्ष क्या होते हैं और वृक्ष की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि पौधों के ही एक प्रकार होता है झाड़ी। तो ये झाड़ी में की क्या विशेषता होती है, क्यों हम एक पौधे को झाड़ी की संज्ञा दे देते हैं, झाड़ी के नाम से पुकारते हैं। तो इसमें क्या विशेषताएं होती हैं, देखिए कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। अभी हमने क्या देखा कि जो पौधों के तने होते हैं, सॉरी, वृक्षों के जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। क्या फिर उसके बाद क्या है, इस प्रकार के पौधों में अनेक भूरे रंग के काष्ठी तने होते हैं। भूरे रंग के कैसे होते हैं, लकड़ी जैसे क्या होते हैं, तने होते हैं। फिर उसके बाद जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। अब देखिए ये जो गुलाब का पौधा है ये कैसा है, देखिए ये दिख रही है भूमि। ठीक है। और भूमि के पास से ही देखिए ये पेड़ ऐसा नहीं है जैसा हमने आम का पेड़ देखा था कि एकदम सीधा तना निकला हुआ हो, ऐसा और उसके बाद पेड़ की शाखाएं फैल रही हों। ये पौधा कैसा है, ये जमीन के पास से ही इसकी ऐसी ऐसी क्या हो रही हैं, शाखाएं निकल रही हैं और ये भूमि के बहुत निकट है। इनके तने कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, इनके तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के जितने मोटे नहीं होते हैं। ठीक है। हमने वृक्ष में क्या देखा था कि वृक्ष का तना बहुत मोटा होता है और कठोर भी होता है, लेकिन इनके तने कठोर तो होते हैं लेकिन वृक्षों के जितने मोटे नहीं होते हैं। ठीक है। ऐसे पौधों को हम झाड़ी की संज्ञा देते हैं। और उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा जो ये लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है, इसे क्या कहेंगे हम, झाड़ी। जो गुलाब का पौधा है उसे हम झाड़ी कहेंगे। तो हमने इसमें कौन कौन सी विशेषताएं देखी झाड़ी के बारे में, कि झाड़ी जो होते हैं इनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, नीचे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। और क्या होते हैं, ये एकदम भूमि के निकट होते हैं। तना इनका कठोर तो होता है लेकिन उतना मोटा नहीं होता है जितना वृक्षों का होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस पौधे को अब हम या किस वृक्ष को हम झाड़ी की संज्ञा दे सकते हैं। पौधों के एक समूह में हमने एक प्रकार और क्या देखा, झाड़ी। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट ये देखते हैं कि शाख किसे कहते हैं हम, शाख क्या होते हैं। तो कुछ पौधों के आकार में कैसे होते हैं, कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं। अभी हमने देखा क्या कि जो ये झाड़ी होती है, ये झाड़ी भी कैसी होती है, आकार में छोटी होती है। तो अब क्या अंतर होगा कि हम एक पौधे को हम झाड़ी कह दे रहे हैं और एक को शाख कह दे रहे हैं, इनमें क्या अंतर है, देखिए। तो क्या है, आकार में छोटे होते हैं, ये दोनों तो इनमें कॉमन है कि जो झाड़ी है और जो शाख है ये दोनों में इनके पौधों के आकार कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन देखिए इनके तने कोमल है ना और हरे होते हैं। इनके जो तने होते हैं वो कैसे होते हैं, देखिए ये टमाटर का पौधा दिख रहा है, ये जो दिख रही है ये इसका क्या है, तना दिख रहा है। ठीक है, ये जो मोटी मोटी दिख रही है बीच में, इसको हम तना कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कोमल और हरे रंग के होते हैं, इन्हें शाख कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा कि हम किसे वृक्ष कहेंगे, किसे झाड़ी कहेंगे और किसे शाख कहेंगे।
अब देखिए कुछ पौधे कैसे होते हैं, कुछ पौधों के तने बहुत ज्यादा दुर्बल होते हैं। दुर्बल मतलब बहुत कमजोर से होते हैं कि जिधर घुमाओ उधर ही घूम जाते, कुछ इस टाइप से। जैसे ये ऐसे अगर बढ़ रहा है तो इसका तना देखिए कैसा है, बहुत ही कमजोर सा है। अगर इसे हम इस साइड घुमा देंगे तो ये इस साइड मूव हो जाएगी, अगर इस साइड घुमा देंगे तो ये इस साइड मूव हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ पौधों के तने कैसे होते हैं, दुर्बल मतलब कैसे होते हैं, कमजोर। दुर्बल को हम क्या कहेंगे, कमजोर। और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए ये क्या करती हैं, ये चढ़ती तो है, जैसे देखिए ये बेला है अगर किसी चीज की, ये ऊपर चढ़ती तो है लेकिन इनको किसी सहारे की जरूरत होती है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक लकड़ी लगा दी या कोई पेड़ के ऊपर इनको ऐसे टांग दिया, ठीक है, पेड़ के ऊपर अगर इन्हें लगा दिया तो क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएंगी। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आरोही लता या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लाइंबर। ठीक है, क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर आगे बढ़ते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्पी मतलब सांप से रिलेटेड है ये, कि सांप कैसा चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। तो ये भी क्या करती हैं, भूमि पर क्या करती हैं, ये भूमि की सतह पर, जैसे अगर मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे भूमि बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे तो ये लताएं कैसी फैलेंगी, भूमि के ऊपर इस तरीके से ये क्या करेंगी, ऐसी फैलेंगी। तो ऐसे ही हमें सांप भी दिखता है चलते हुए, तो इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, विसर्पी लता। और इसका इंग्लिश नाम भी हम याद रखेंगे, इन्हें क्या कहते हैं, क्रीपर। ठीक है, जो लताएं ऊपर की तरफ बढ़ती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर। और जो ऐसे साइड साइड में बढ़ती हैं, मतलब क्या बोलना चाहिए कि भूमि की सतह पर फैलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विसर्पी, मतलब सर्प की तरह जो ऐसी घूमती हैं। तो इन इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्रीपर और क्लाइंबर। इन्हें हम याद रखेंगे दोनों। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर चढ़ रही है इसीलिए इन्हें क्लाइंबर, और ये इस तरीके से चढ़ रही हैं तो इन्हें क्रीपर कह रहे हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ हमें क्या है, पत्तियों के बारे में बताया गया है ना, कि पत्तियां किस प्रकार की होती हैं और इनमें किस प्रकार का पैटर्न पाया जाता है। देखिए तो इसमें क्या है, दिखाई गई पत्तियों की शिराओं में क्या अंतर दिखाई दे रहा है। अब हम शिरा किसे कहते हैं पहले हमें ये समझना होगा। देखिए तो ये जो ऐसी लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं एकदम सीधी सीधी सी, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऐसी कैसी, ये पैटर्न के रूप में दिख रही है। यहाँ पे कैसा पैटर्न दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये एक लाइन इधर गई है, फिर एक इधर गई है, फिर एक इधर गई, फिर एक इधर गई। तो मतलब ये जो जाली जैसी बन रही, ठीक है। और इसमें कैसा है, कि इसमें कैसी शिराएं दिख रही हैं हमें, एकदम सीधी, मतलब लंबवत शिराएं देखने को मिल रही हैं। तो हम बता सकते हैं कि इसमें कैसी शिराएं हैं, इसमें हमें बिल्कुल ऐसी खड़ी शिराएं देखने को मिल रही, समांतर बोलना चाहिए। ठीक है, कैसी शिराएं हैं इसमें, समांतर, यहाँ लिखा भी हुआ है देखिए समांतर। और यहाँ पे कैसा दिख रहा है, समांतर शिरा विन्यास युक्त घास की पत्ती। ये क्या है, घास की पत्ती है, आपने देखा ही होगा अपने आसपास में। और ये जो ये क्या है, गुड़हल की पत्ती है ये, इसमें किस प्रकार का हमें शिरा विन्यास देखने को मिल रहा है, जालिका रूपी। ठीक है, जालिका के रूप में, किसी जाली के रूप में। आपने देखा होगा जाली कैसी होती है, कुछ इस टाइप से जाली होती है ना, तो है ना, तो ये उसी टाइप का पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है, पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं हम देख सकते हैं। ठीक है, पौधों की पत्तियों में हमें क्या दिख रही है, कुछ पतली रेखाएं दिख रही हैं, आपको भी इन पतली रेखाओं को क्या कहते हैं, शिराएं कहते हैं। इन पतली रेखाओं को शिराएं कहते हैं। शिराओं की क्या परिभाषा दी हुई है इन्होंने, कि शिराएं क्या है, पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं, जो पौधों की पत्तियों पर दिखने वाली जो पतली रेखाएं हैं इस टाइप की, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं शिराएं। ठीक है, और शिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को हम क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। पहले उन्होंने समझाया कि शिरा क्या होती है, तो शिरा का मतलब ये होता है कि पौधों की पत्तियों पर जो पतली रेखाएं दिखती हैं उन्हें हम शिरा कहते हैं। शिराओं द्वारा जो एक पैटर्न दर्शाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। पैटर्न का मतलब होता है कोई एक जैसी आकृति बनना। ठीक है, जैसे देखिए इसमें ऐसी समांतर सीधी सीधी खड़ी खड़ी लाइनें बन रही हैं, तो इसमें ऐसा पैटर्न बन रहा है। इसमें कैसा, देखिए सभी पत्तियों में कुछ इस टाइप का पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें, है ना। तो इसे हम कहेंगे कि शिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को शिरा विन्यास कहते हैं। अब क्या होता है कि कुछ पत्तियों में मोटी मध्य शिरा होती है। देखिए इसमें क्या बता रहा है कि ये मोटी, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, एक मोटी मध्य शिरा है। और इसके दोनों ओर हमें क्या दिख रहा है, पैटर्न दिख रहा है, किस प्रकार का, जालिका रूपी, एक जाली जैसा पैटर्न दिख रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जालिका रूपी शिरा विन्यास। ठीक है,
कि इसे हम क्या कहेंगे, जालिका रूपी शिरा विन्यास। और उदाहरण के लिए क्या इन्होंने दिया है, गुड़हल की पत्ती, गुड़हल की पत्ती का ही उदाहरण दिया है, तो ये दिया हुआ इसे हम इजीली देख भी सकते हैं। कुछ पत्तियों में शिराएं समानांतर चलती हैं, तो देखिए ये दिख रहा है हमें कि कुछ पत्तियों में शिराएं कैसी चल रही हैं, समानांतर, और इस पैटर्न को समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार की ये जो पत्ती है इसे हम क्या कहेंगे, इसे समांतर शिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले की पत्ती, घास की जो हमें पत्तियां देखने को मिलती हैं समांतर शिरा विन्यास को दर्शाती हैं, है ना। तो अभी तक हमने क्या कहा, क्या देखा कि शिराएं क्या होती हैं, तो शिराओं के बारे में अभी हमने समझा कि पौधों की पत्तियां, जो पौधों की पत्तियों द्वारा दर्शाई गई पतली रेखाएं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, शिरा। फिर उसके बाद क्या, शिरा के द्वारा जो पैटर्न दिखाया जाता है उसे शिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, और जालिका रूपी शिरा विन्यास किसे कहेंगे हम, कि एक मोटी मध्य शिरा के दोनों ओर जो इस प्रकार का पैटर्न दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए ये गुड़हल की पत्ती। और केले की और घास की पत्ती जो होती है तो उसमें हमें कैसा शिरा विन्यास देखने को मिलता है, समांतर शिरा विन्यास। देखिए अभी तक हमने क्या किया, हमने पौधों और जंतुओं के समूह के बारे में देखा। हमने ये देखा कि सजीव जगत में कौन कौन आता है, तो सजीव जगत में आते हैं पौधे और जंतु। अब पौधे और जंतुओं में भी हम समूह बना सकते हैं। तो पौधों के समूह हम किस प्रकार से बना सकते हैं, कि उनकी पत्तियां किस प्रकार की हैं, वो अभी हमने वृक्ष देखा, झाड़ी, शाख के बारे में देखा, तो इस आधार पर हम उनके तने के आधार पर, उनकी पत्तियों के आधार पर, उनके फूल सुगंध के आधार पर उनका समूह बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जड़ों के बारे में हम किस प्रकार से जड़ों से पौधों को अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको आपको अपने स्कूल या घर में भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पौधे जो कि एक छोटा सा पौधा होगा उसको क्या करना है, उसको एकदम बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसको इजीली तरीके से एकदम आपको उसमें पानी डालना है और उसको खोद कर देखना है। ठीक है, उस मिट्टी को खोद कर देखना है, उसकी शाख को, मतलब उसकी शाख जो उसकी जड़ है उसकी जड़ को देखना है और उसके बाद वापस उसको लगा देना है, जिससे वो पौधा फिर से मतलब वैसा का वैसा ही हो जाए। तो अब हम जब जड़ को देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हम उससे क्या सीखेंगे, तो वो हम देखते हैं। देखिए क्या होता है, जड़ों के भी कुछ प्रकार होते हैं। जिस प्रकार से हमने पेड़ों के प्रकार देखे कि पेड़ वृक्ष किस प्रकार, पेड़ किस किस प्रकार के होते हैं, तो एक क्या होते हैं, पेड़, और एक हमने क्या देखा, शाख, और एक और क्या देखा हमने, झाड़ी। तो ये हमने क्या किया कि हमने पेड़ और पौधों को अलग अलग उनके समूह बनाए। तो उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जड़ों के आधार पर भी हम पौधों को अलग अलग कर सकते हैं। देखिए कुछ पौधे कैसी होती है, कुछ पौधों की जड़ों को हम क्या कहते हैं, मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़, सरसों के पौधे की जड़ को, जैसे जब आपने देखा तो आपने किस पौधे की जड़ को देखा और उन जड़ों में क्या क्या अंतर था, तो आपके द्वारा जो एकत्रित पौधे, जब आपने एक किसी दो चार पौधों को निकाल कर देखा तो उन पौधों की जड़ों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं पाई, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपने किसी पौधे को निकाला है तो। और उसे निकालेंगे तो उसे अच्छे से हमें लगाना भी है जिससे वो जीवित ही रहे। अब देखिए क्या होता है, पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिसमें छोटी छोटी साइड से जड़ें निकली हुई होती हैं। देखिए क्या होता है, ये बता रहे हैं कि सरसों के पौधे में मूसला जो जड़ होती है वो क्या होती है, एक मेन जड़ होती है। ठीक है, और इसके साइड साइड में ऐसी जड़ें निकली हुई होती हैं। तो अगर इस प्रकार की जड़ है, अगर किसी भी पौधे की, अगर आपने जिस भी पौधे को निकाला है अगर उसकी जड़ आपको ऐसी दिखी कि एक यहाँ से मेन जड़ दिख रही है और यहाँ से साइड से और जड़ें निकली हुई दिख रही, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मूसला जड़। जो सरसों का पौधा होता है उसमें इस प्रकार की जड़ हमें देखने को मिलती है। तो सरसों के पौधे में हमें कौन सी जड़ देखने को मिलेगी, मूसला जड़। और फिर आगे हम देखते हैं कि एक जड़ और कौन सी होती है जिसे हम कहते हैं झकड़ा या रेशेदार जड़ तंत्र। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें एक सामान्य घास का पौधा होता है, जैसे इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, समान लंबाई की पतली जड़ें गुच्छे के रूप में हमें देखने को मिलती। इसमें क्या होता है, देखिए ये ऐसी जड़ें देखने को हमें मिलती हैं, ये इस टाइप की, मतलब एक साथ ही सारी जड़ें निकली हुई होती है, गुच्छे के रूप में हमें जड़ें देखने को मिलती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। हमने जड़ों के बारे में दो टाइप के बारे में पढ़ा है। पहला कौन सा पढ़ा, मूसला जड़ तंत्र, और दूसरा कौन सा पढ़ा, रेशेदार जड़ तंत्र। मूसला जड़ तंत्र क्या होगा, जिसमें क्या होगा, एक मुख्य जड़ होगी, ये मुख्य जड़ हो गई और इसके साथ में ऐसी
इसकी साइड साइड से और जड़ें निकली हुई होंगी। लेकिन जो रेशेदार जड़ तंत्र होता है वो कैसा होता है, इस प्रकार से ये गुच्छे के रूप में हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको ये दोनों जड़ के प्रकार समझ में आए होंगे। देखिए इसमें क्या हुआ है कि इसमें आपको दोनों में क्या अंतर दिख रहा है आपको बताना है, ये कि ये तो मैंने बता दिया कि क्या अंतर दिख रहा है, कि एक मुख्य जड़ है और इसमें साइड साइड से और जड़ें दिख रही हैं। तो ये क्या है, ये मूसला जड़ का उदाहरण है और ये किसका है, रेशेदार जड़ का उदाहरण है। देखिए अभी पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा, पत्तियों के बारे में देखा है ना, पत्तियों में किस प्रकार का सिरा विन्यास हमें देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है, पहला जो शिरा विन्यास होगा वो इस शिरा विन्यास कैसा होगा, एक ऐसा इस प्रकार से होगा, एक मुख्य शिरा होगी और इसके आसपास में ऐसी जालिका रूपी पैटर्न बनेगा, ठीक है। और एक हमने क्या देखा कि समांतर शिरा विन्यास होगा, तो जिसमें ऐसी 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 लाइनें होंगी या फिर ऐसी लाइनें, ये हमने केले के पौधे की पत्तियों में देखा था और ये हमने केले के पेड़ की पत्तियों में देखा था, और ये वाला किसमें हमने घास में देखा था। और ये वाला जो शिरा विन्यास था ये हमने किस में देखा था, गुड़हल में, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, और हमने क्या देखा, जड़ों के बारे में देखा था। जड़ों के बारे में हमने क्या देखा कि एक होती है मूसला जड़, तो मूसला जड़ में क्या होता है कि एक मुख्य जड़ होती है ना, एक ऐसी सीधी जड़ निकलेगी और उसके साइड साइड में से और जड़ें साथ में निकली हुई होती। और एक कौन सी होती है कि रेशेदार और झकड़ा जड़, ठीक है। तो रेशेदार जड़ में क्या होगा कि इस प्रकार से गुच्छे के रूप में हमें जड़ें देखने को मिलती हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि सदाबहार के पौधे में कौन सी जड़ देखने को मिलती है, मूसला जड़, है ना। सदाबहार के पौधे में हमें ये वाली जड़ देखने को मिलती है और पत्तियों में कौन सा, जालिका रूपी शिराविन्यास देखने को मिलता है। जालिका रूपी ये वाला होगा, है ना। तो ये जो गुड़हल के पौधे में वो वाला सिरा विन्यास हमें देखने को मिलता है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर क्या बताया इन्होंने, एक लेमन घास का पौधा होता है, उसमें कैसा होता है, देखिए जो झकड़ा जड़ें देखने को मिलती हैं, इस प्रकार की जड़ें देखने को मिलती है। और पत्तियों में कैसा, हमें जानते हैं समांतर शिरा विन्यास होता है। फिर उसके बाद क्या है, सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, मतलब ये वाला जो पैटर्न होता है, जालिका रूपी जो शिरा विन्यास होता है, इसे हम फिर से बना के बताते हैं आपको। जालिका रूपी शिरा विन्यास क्या होगा, जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा कुछ इस टाइप का, जैसे ये एक मुख्य होगी और इसके साइड साइड में ऐसी ये निकली होंगी, ये क्या होगी, जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा। तो जिन पौधों में ये जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उनमें कैसी जड़ें पाई जाती हैं, उनमें पाई जाती हैं मूसला जड़ें, ठीक है। और पत्तियों का जो शिरा विन्यास है वो कैसा होगा, जालिका का रूप होगा। जिनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास है जिन पत्तियों में, तो उनकी जड़ें कैसी पाई जाएंगी, मूसला जड़ें पाई जाएंगी। और जिन पत्तियों में कैसा समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, तो उनमें कैसी जड़ें पाई जाएंगी, उनमें पाई जाएंगी झकड़ा जड़ें या फिर रेशेदार जड़ हमें देखने को मिलती है। पत्तियों के आधार पर भी हम ये बता सकते हैं कि जड़ किस प्रकार की है। अगर जालिका रूपी है तो उसमें कैसी जड़ होगी, मूसला। और यदि समानांतर शिरा विन्यास है तो उसमें कैसी जड़ होगी, झकड़ा जड़ देखने को मिलेगी। मूसला जड़ हमने देखा कि एक मुख्य जड़ होगी और इस प्रकार की, देखिए दोनों का पैटर्न भी सेम ही बन रहा है। और इसमें कैसी होती है, ऐसी झुक्के के रूप में होती है झकड़ा जड़ में, है ना। फिर उसके बाद क्या है, जो चने का पौधा है वो क्या है, चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास का एक उदाहरण है। मतलब इसका उदाहरण क्या हमें देखने को मिलेगा, चना, जो चने का पौधा है उसमें कैसी शिरा विन्यास जालिका रूपी और जड़ें हमें कैसी देखने को मिलेंगी, मूसला। और जो गेहूं का पौधा है उसमें कैसी हमें झकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास हमें देखने को मिलता है। तो जो चना है वो इसका उदाहरण है जालिका रूपी शिरा विन्यास का, और इसमें जड़ें कौन सी होती है, मूसला। और यहाँ पे कौन सा उदाहरण आएगा, गेहूं। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिए आपके लिए एक टास्क है, आपको घर में एक काम करना है। आपको क्या करना है, चने और मक्के के क्या करना है, कुछ दाने लेने हैं, एक एक दो दो दाने लेने हैं और उन्हें क्या करना है, 2 या 3 दिन तक पानी में भिगो कर रखना है। और उन बीज को क्या करना है, जब वो फूल जाएंगे तो उसमें से जो ऊपर की लेयर होती है उसे हटा देना है। और फिर क्या करना है, उनकी संरचना में क्या अंतर है वो आपको देखना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना भी है कि आपने क्या देखा। तो ये टास्क रहा आपके लिए कि आपने क्या देखा, उसमें आपको अवलोकन करके बताना है। अब देखिए क्या है इसमें कि इसके आगे का हम देखते हैं कि
जब हम चने का जो चना होता है, जो चने से हम क्या करते हैं ऊपर की लेयर हटाते हैं, तो क्या होता है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ये इस टाइप से कुछ। ठीक है, चना कैसा होता है, ऐसा खुल जाता है, और बीच से कैसा होता है, ये इस प्रकार से छोटा सा पौधा हमें देखने को मिलता है। अंकुरित चने आपने अपने घर में जरूर देखे होंगे, ये उसी का उदाहरण है, ये उसी का चित्र बना हुआ है अंकुरित चने का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये दो भाग में विभक्त हो जाता है, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, बीज पत्र, और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इसे, कॉटिलिडन। ठीक है, क्या कहेंगे इंग्लिश में, कॉटिलिडन। इंग्लिश नाम भी आपको कुछ कुछ याद रखने होंगे, तो इसीलिए जो नाम अगर आपको बताए जा रहे हैं तो आपको साथ साथ याद भी करने हैं उनको। क्या होता है, चने के ऊपर से जब हम उसका ऊपर का लेयर हटाते हैं तो क्या होता है, वो दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रत्येक भाग को, इसे हम क्या कहेंगे, देखिए ये एरो से बता रहे हैं कि प्रत्येक भाग को, इसको भी हम बीजपत्र कहेंगे और इसको भी हम क्या कहेंगे, बीजपत्र, कॉटिलिडन कहा जाता है। अब जिन पौधों के बीजों में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री, मतलब दो हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। इन्हें क्या कहेंगे, डाइकोटिलिडन्स। तो डाई का मतलब क्या होता है, दो, या फिर डाइकॉट भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये जो चने का पौधा है ये किसका उदाहरण है, द्विबीजपत्री बीज का उदाहरण है। और मक्के के बीज में क्या होता है, एक पतला बीज पत्र होता है। जब हम मक्के को फुलाएंगे तो हमें कैसा, इस प्रकार का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, ये इस टाइप का। तो ऐसे बीज में क्या होता है, देखिए ये दो भाग में डिवाइड नहीं हुआ, ये क्या हुआ, एक ही भाग में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक बीजपत्री, एक को कहते हैं मोनो भी कहते हैं, एक को, तो मोनोकॉटिलिडन्स, और या मोनोकॉट भी कह सकते हैं, डाइकॉट या मोनोकॉट। अब हम इसमें अंतर भी बता सकते हैं कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में क्या अंतर होगा। द्विबीजपत्री में दो बीज होंगे जिसे हम क्या कहेंगे, डाइकॉट या डाइकॉटिलिडन्स। ठीक है, और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा चना। और जब हम देखते हैं कि एक बीजपत्री, तो जो मक्का है वो एक बीजपत्री का उदाहरण है और इसमें एक बीज पाया जाता है, इसीलिए इसे मोनोकॉटिलिडन्स या मोनोकॉट कहा जाता है। अब क्या देखिए, अभी तक हमने किस किस चीज में अंतर देखा, हमने देखा पत्तियों की शिराओं में अंतर। ठीक है, पत्तियों की शिराओं में अंतर देखा हमने, और क्या अंतर देखा हमने, जड़ों के बारे में अंतर देखा। तो क्या क्या देखा वो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। पत्तियों की जड़ों में, हम शिराओं में जो हमने देखा तो कैसा देखा, एक होता है जालिका रूपी शिरा विन्यास और एक होता है कौन सा, समानांतर शिरा विन्यास। ठीक है, एक होगा कौन सा, जालिका, और एक होगा समानांतर। ठीक है, ये अलग अलग हो गए दोनों। फिर जड़ों में हमने देखा कौन सा, मूसला जड़ें, और एक कौन सी देखी हमने, रेशेदार जड़ें। ठीक है, फिर हमने इनमें संबंध भी देखा, क्या संबंध भी देखा, कि जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है उनमें जड़ किस प्रकार की होगी, मूसला जड़ें, और जिनमें समानांतर जो शिरा विन्यास होता है पत्तियों में उनमें कैसी जड़ें होती हैं, रेशेदार जड़ें। तो अब क्या बोल रहा है ये कि देखिए, जो पत्तियों की शिरा विन्यास है और जड़, इसमें तो हमने संबंध देख लिया था, लेकिन जो बीजों के बीज पत्र होते हैं और उनकी संख्या होती है उसमें हम क्या संबंध देखते हैं वो भी हमें बताना होगा। तो देखिए इसमें क्या बताए कि द्विबीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री मतलब जिनमें दो बीज हो जाते हैं, उनमें कैसा शिरा विन्यास देखने को मिलता है, जालिका रूपी शिरा विन्यास हमें देखने को मिलता है। और जड़ें कैसी होती हैं, मूसला जड़ें। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे अगर हम ऊपर यहाँ पे लिख दें हम द्विबीजपत्री, तो अब ये देखिए लाइन से हो जाएगा, मतलब जिस पौधे के बीज में, जिस पौधे का बीज द्विबीजपत्री है उसमें कैसी शिराएं पाई जाएंगी, जालिका रूपी शिरा विन्यास पाई जाएगी, और जड़ कैसी पाई जाएगी, मूसला जड़ पाई जाएगी। और यदि एक बीजपत्री है या मोनो कॉटिलिडन्स है तो उसमें समांतर शिरा विन्यास देखने को मिलेगा पत्तियों में, और जड़ें कैसी मिलेंगी, झकड़ा या रेशेदार जड़ तंत्र हमें देखने को मिलता है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसमें क्या रिलेशन है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम पौधों, सजीव जगत में क्या क्या आता है, पौधे और जंतु, तो पौधों के समूह हम किस प्रकार से बना सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम जंतुओं के समूह किस प्रकार से बना सकते हैं, जंतुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।